चीजें हैं, धरोहर हैं, वो भी खत्म हो रही हैं। इस तरह का कदम नहीं लेना चाहिए। इसके लिए यूएनओ क्या कर सकता है? इसके लिए यूएनओ के पास कोई पावर नहीं है, कोई ऐसे दांत नहीं है कि उनको भूमिका क्योंकि आज वर्तमान में देखिए, अगर यूएनओ अपने आप को मजबूती के साथ में, जिस मकसद के साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, वो जब से कहीं पे अगर कमजोर कड़ी हो रही थी इसके, या अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तो मुझे लगता है ऐसा कि जो भी वहां पे बैठे हैं संचालक, क्योंकि देखिए अमेरिका सुपर पावर हो रहा है, चाइना उसको टक्कर देने के लिए खड़ा हो रहा है, रसिया शीत युद्ध से बाद तक, जब तक विभाजन हुआ रसिया का बिखरा हुआ, तब तक एक बड़ी ताकत के रूप में था। तो मुझे लगता है कि बैलेंस के साथ साथ उस वक्त चाहे कोल्ड वार भी रहा हो, लेकिन भूमिका यूएनओ की काफी महत्वपूर्ण थी, जो आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक इतनी जो एक तिसलता जो आती जा रही है, वो एक विश्व बिरादरी के लिए भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है ये। देखिए योगेंद्र जी, संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 30 एजेंसीज हैं। सभी में किसी न किसी रूप में पुनर्गठन की आवश्यकता है प्रभावशाली बनाने के लिए। यूएन की जनरल असेंबली है, उसमें सब राष्ट्रों को बराबर अधिकार है, सब मेंबर हैं, तो वहां कुछ प्रजातंत्रीकरण है। लेकिन सुरक्षा परिषद की जैसी स्थिति है, उसका पुनर्गठन कैसे हो, किस रूप में हो, इसमें सामान्यतः बहुत से राष्ट्र ये कहते हैं कि भाई नए सदस्य परमानेंट या किसी रूप में सम्मिलित होनी चाहिए, तीसरी कैटेगरी उसके लिए बना ले, उसमें भारत, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनका कुछ क्लेम बनता है। तो लेकिन जो परमानेंट सदस्य हैं वो ये एक लोकाचार के रूप में स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो प्रभावशाली देश हैं, भारत है या जापान है या जर्मनी है या ब्राजील है, उनका कोई न कोई भूमिका होनी चाहिए। लेकिन जब वास्तविकता के धरातल पे आते हैं तो वो किसी भी रूप में परमानेंट मेंबर्स के रूप में इन देशों में से किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग प्रपोजल्स पे विचार होता है, एक तीसरी कैटेगरी बना दिया जाए, एक फिक्स समय के लिए बना दिया जाए, उसमें ये मंथन तो चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट सदस्य हैं वो अपने अधिकार को किसी न किसी रूप में शेयर करना चाहेंगे। अगर जब तक वो अधिकार शेयर नहीं होगा, सुरक्षा परिषद का ज्यादा प्रजातंत्रीकरण नहीं होगा, तब तक यूएन प्रभावशाली नहीं बन सकता। और उसके लिए जो 5 परमानेंट सदस्य हैं वो किसी भी रूप में तैयार नहीं होंगे। हाँ, वो लोकाचार में कहीं एक राजनीतिक भाषण दे दें, जुमलेबाजी जिसको हम कह सकते हैं, बोलचाल में वो कर लें, लेकिन उससे कोई निकलने वाला नहीं है। अधिक प्रजातंत्रीकरण स्वीकार्य नहीं होगा, और जब तक वो स्वीकार्य नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र में और ज्यादा उसका प्रभाव और कम होगा बढ़ने के बजाय। तो आज जो स्थिति बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, किसी न किसी रूप में पुनर्गठन की आवश्यकता और अति आवश्यकता है। देखिए, इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य के लिए इंडिया डिजर्व करता है, कई कंट्रीज ने इसके लिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि 5 जो महाशक्तियां हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे पैरेलल कोई भी एक विकासशील राष्ट्र जिसपे ठप्पा लगे कि विकसित राष्ट्र का। ये स्वाभाविक है योगेंद्र जी, कोई अस्वाभाविक नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से वो चाहेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो भारत जैसे देशों को अपना क्षेत्रीय दृष्टिकोण न रखे, वैश्विक दृष्टिकोण रखे, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत कर रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति अभी भी बहुत कम सफल मानता हूं मैं। इसको कूटनीति को और प्रभावी बना के भारत जैसे देशों को, दूसरे देशों को साथ लेके, जैसे ब्राजील है या साउथ अफ्रीका है, जापान है, तो एक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कितनी कर पाएगा अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि भारत में दूसरी सामर्थ्य भी बहुत कम है। अगर अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो भारत विश्व की 7वीं अर्थव्यवस्था है। 6 विश्व की अर्थव्यवस्थाएं 6 देशों की, वो भारत से ऊपर हैं। तो भारत एक आंतरिक सामर्थ्य भी बढ़ाए, और आंतरिक सामर्थ्य में भारत की जो सामाजिक या दूसरी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उतना प्रभावशाली बनने में जो आंतरिक कमजोरियां हैं वो बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं। राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक हैं। तो भारत की आंतरिक कमजोरियां बहुत हैं। तो अगर आंतरिक सामर्थ्य बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ेगा। और हम दोनों को एक साथ बढ़ाएं, मिला के देखें, तभी कुछ कर पाएंगे। हम चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बहुत कुछ कर लेंगे और घरेलू चीजें उन पे ध्यान नहीं देंगे, वो संभव नहीं है योगेंद्र जी। लेकिन बात सही कहे कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से खुद को मजबूत करना होगा, तभी लगता है कि सामने वाला भी लोहा मानता है। और वो एक प्रैक्टिकली जो चीज है डॉक्टर साहब ने कहा। मैं एक सवाल कर्मवीर जी आपसे करना चाहूंगा कि आपको लगता है कि सीरिया में ये अटैक्स अमेरिका की तरफ से जारी रह सकते हैं, या रसिया को अपना कोई स्टेप लेना होगा कि इसमें अगर ऐसे हालात बनते हैं तो
क्या माना जा सकता है कि विश्व बिरादरी के सामने एक नई एक समस्या पैदा होगी? क्योंकि जब अटैक्स होते हैं और जिसमें दो महाशक्तियां भी कहीं खड़ी होती हैं तो स्थितियां बहुत कई दिशाओं में जाती हैं। वो जी बिल्कुल, रशिया का जो पावर है डिक्लाइन होने के बाद री इमर्जेंस हो रहा है, अमेरिकन पावर का डिक्लाइन, अब इकोनॉमिक पावर का डिक्लाइन हो रहा है। ऐसे में दोनों महाशक्तियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अभी भी वो पावर में है। लेकिन जब दोनों महाशक्तियों के बीच में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, किसी एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पहुंचते हैं, तभी सीरिया में शांति की संभावना है। अदरवाइज विश्व बिरादरी चाहे लाख कोशिश कर ले, दोनों महाशक्तियों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि इराक में जैसा प्रतिबंध नहीं लग सकता, अफगानिस्तान में जैसा चाहा वैसा। लेकिन इससे लगता है आपको कि अगर ये टेंशन ज्यादा बढ़ती है तो इसके इफेक्ट्स कई कंट्रीज पे पड़ सकते हैं, खासकर जिनका वहां से, चाहे इंडिया भी जिसमें से एक है कि हमारे यहाँ पे भी ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनीज वहां पे काम कर रही हैं, तो बहुत सारी चीजें, एक बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, लोगों का एक आयात का संसाधनों की कमी आ सकती है, बहुत सारी चीजें, एनर्जी को लेकर के एक बड़ा वहां रोल प्ले जो हो रहा है उस पर कुछ असर पड़ सकता है इसका? जी निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट को भी असर पड़ेगा। भारत भी वहां से तेल लेता है, जापान भी वहां से, चाइना भी वहां से तेल लेता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, ऐसे में निश्चित तौर पे विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लगभग 30 लाख भारतीय तो खाड़ी देशों में वहां पर काम करते हैं। अगर वहां पर अस्थिरता का और असुरक्षा का माहौल पैदा होता है, भारत के लिए भी वो एक बुरी खबर होगी, चाइना के लिए भी एक बुरी खबर होगी। लेकिन इन देशों का इतना प्रभाव अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल ऑर्डर में अभी नहीं है। अभी ये अमेरिका और रशिया वो दोनों ही डोमिनेट करते हैं। सो पहले दोनों महाशक्तियों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन जब बनेगी, उसके बाद मुझे लगता है कि शांति की कोई संभावना वहां पर हो सकती है। जी, लेकिन ये माना जा सकता है कि सीरिया अटैक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होकर के कि ट्रंप का एक मैसेज भी हो सकता है कि देखिए विदेश नीति अभी भी अमेरिका की वैसी ही, बेशक चेहरे बदले हों लेकिन स्थितियां वैसी ही हैं। और एक, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से कोई अभी एक मैसेज ऐसा नहीं गा, सीरिया सहित 7 देशों पे जब एक बैन किया था उस समय लग रहा था कि बिल्कुल वो रणनीति में कहीं कंप्रोमाइजिंग अमेरिका नहीं करेगा। ट्रंप जैसे मान के चल रहे थे कि थोड़े से दिखने में चाहे अलग हों लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर कर सकते हैं कुछ, और जो विश्व में हालात हैं उससे निपटने के लिए कुछ एक नई पहल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये अटैक करके या करा करके, ऑर्डर करके ठप्पा लगा चुका है कि अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं है। अमेरिका का जो स्टैंड पहले रहा है वो आज भी है। और आपने सही कहा कि 2 बातें निकल करके आई। डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी धरातल की चीजें कुछ डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हम भी बहुत दूर हैं और परिस्थितियां क्या बनी है। अटैक, केमिकल अटैक, असद, बसर अल असद को बताया जा रहा है कि उन्होंने जब वहां बच्चों पे अटैक किया तो उसका एक जवाब दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ भी हो सकता है, जबकि वो मना कर रहे हैं कि अटैक अमेरिका ने ही करवाया है। तो कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि वहां हालात सामान्य होने चाहिए, उस ओर पहल की जानी चाहिए, बजाय ये कि अगर किसी ने एक मिसाइल गिराई तो उसका जवाब आप 5 मिसाइल से देंगे तो हालात बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं और इसका विश्व पटल पर इसका असर पड़ना तय है। तो चलिए, हम तो यही कहेंगे कि वहां हालात और सुधरने चाहिए। और ट्रंप का एक मैसेज तो क्या जाएगा इससे मुझे नहीं लगता, लेकिन ये मैसेज जरूर है कि अमेरिका में चेहरे बदले हों लेकिन रुख नहीं बदला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।